दबा के एग्जाम में आने के चांसेस है, उस टाइप से आपको दबा के उत्तर देना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अग्निवीर का जो तीसरा पेपर, आपने ये भी देखा होगा अग्निवीर का तीसरा पेपर, अग्निवीर का तीसरा पेपर, अग्निवीर अग्निवीर। दोस्तों ये बुलंद आपके अंदर क्यों जगाया? क्योंकि दोस्तों यही आप सभी का प्रेम और बिल्कुल जो दबंग आई है दोस्तों, बिल्कुल उसी के बदौलत हमने आप सभी के कहने पर हमने बुक लॉन्च की थी। और आप सभी ने देखा होगा कई बंदों के पास बुक पहुंच भी चुकी है, कईयों के पास नहीं पहुंची। दोस्तों नहीं पहुंचने का खेद हमें भी है, क्योंकि जो बहुत दूर दराज है बुक नहीं पहुंच सकती, ये हम भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों जो आगामी जो फौजी भाई तैयारी कर रहे हैं उनको बताऊं, वो आराम से फ्लिपकार्ट पे इसको परचेज कर सकते हैं। और जिनके पास बुक नहीं पहुंची मैं उनको भी बता दूं, संडे को प्रचंड ब्रह्मास्त्र का हमने एक बैच लॉन्च किया है। उस प्रचंड ब्रह्मास्त्र के अंदर इस बुक का पूरा आपको सॉल्यूशन उसके अंदर करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना। और ये भी सबसे बड़ी खुशखबरी है कि फ्लिपकार्ट पे भी टॉप अच्छे क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम में पुराने पेपरों में मैं आपको बता रहा हूं रिपीट होते हैं कई बार क्वेश्चन, वो रिपीट क्वेश्चन भी मैंने सारे डाले हैं और आगामी एग्जाम में उन क्वेश्चनों के आने के बहुत चांसेस है। तो चूकना नहीं है। आज की बात है 5 घंटे दोस्तों लगातार चलेंगे हम, तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर देना है। तो बिल्कुल दोस्तों तैयार हो जाइए। अब आगाज करता हूं मैं पहले सवाल से। चलिए पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। पहला सवाल दोस्तों कह रहा है निम्न में से किस एक का ईंधन मान सर्वाधिक है? आर्मी के पेपर में जो भाषा होती है क्वेश्चन की, उसी लैंग्वेज से क्वेश्चन उठा रहे हैं हम कि निम्न में से किस एक का ईंधन मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस या गैसोलीन? आने दीजिए, दबा के उत्तर देखिए क्या उत्तर रहने वाला है इसका। एक बार सभी दोस्त फटाफट से एक बार सेशन को दबा के लाइक कर दें और दबा के दोस्तों शेयर कर दें अपने ग्रुप में। भूचाल आ जाना चाहिए, एकदम बवंडर आ जाना चाहिए कि आज आगाज हो चुका है। आगाज तो जीके का हमने पहले भी कर दिया, आज बिल्कुल साइंस का भी आगाज हो चुका है। तो बिल्कुल दोस्तों ये 15 क्वेश्चन वाला वो मसाला है जिसको हमें इस पंजे में सिकोड़ना है। तो दबा के एक बार सेशन को लाइक करें और जो बंदे नहीं पहुंचे फटाफट उनके पास मैसेज पहुंचाइए कि आगाज हो चुका है, रन का बिगुल बज चुका है। अब देर किस बात की है दोस्तों, मंजिल बहुत नजदीक है, बस पाने की अपन के अंदर इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए, हमारे अंदर वो इच्छा होनी चाहिए। पहले सवाल का दबाकर उत्तर दे रहे हैं बंदे, बिल्कुल इस सवाल का पहला जवाब जो दे रहे हैं बिल्कुल हाइड्रोजन इसका करेक्ट जवाब होगा। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। याद रखना भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें मान इसका सबसे ज्यादा होता है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है? भाई बॉक्साइट तो दुनिया जानती है, बॉक्साइट दुनिया जानती है, बॉक्साइट के पीछे हर कोई पड़ गया है। लेकिन दोस्तों बॉक्साइट नहीं, यहां मोनोजाइट है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, सबकी रग रग में बैठ चुका है वो अयस्क। और लेकिन दोस्तों मोनोजाइट किसका अयस्क है? ये क्वेश्चन जब आया तो आर्मी स्टडी का बंदा दबा के इसका उत्तर ठोकेगा। मोनोजाइट किसका अयस्क है? बिल्कुल थोरियम का अयस्क है। किसका है? थोरियम का अयस्क है, ध्यान रखना है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है? ये क्वेश्चन तो बड़ा मतलब यूं कह सकते हो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों कॉमन क्वेश्चन ही कई बार हमसे गलत होते हैं। पहली गलती क्या है? हम उस सवाल को पूरा पढ़ते नहीं है। विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है? सोना है, चांदी है, तांबा है या फिर एल्यूमिनियम है? दीजिए देखिए दबाकर एक बार इसका उत्तर क्या रहने वाला है। दोस्तों बिल्कुल मैं कह रहा हूं लास्ट में वन लाइनर भी लेके आऊंगा। अगर आपने जिन्होंने आज तक थ्योरी कुछ नहीं पढ़ा, इतना भी पढ़ के गया तो दोस्तों बिल्कुल आपका सपना साकार हो सकता है। विश्वास रखिएगा, क्वेश्चन हम ला रहे हैं तो बिल्कुल छंटनी करके ला रहे हैं क्वेश्चन। अगर कोई नहीं करा तो फिर कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करने का मतलब है कि कोई नहीं कर पाएगा। फिर तो ऐसा सवाल आया तो फिर कोई नहीं कर पाएगा, हम तो क्या कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों हम जो करेंगे उसमें किसी और को सोचना भी पड़ेगा। बिल्कुल विद्युत की सबसे अच्छी जो चालक है दोस्तों वो है चांदी। अगर 1 नंबर की बात करता तो चांदी, 2 नंबर की बात करता तो तांबा। चांदी के बाद अगर कोई विद्युत का सुचालक है, अच्छा कंडक्टर है, तो वो कौन है? तांबा है दोस्तों। कौन है? तांबा। चलिए अगले सवाल पे। अक्रिय या नोबल बोलते हैं या इसको निष्क्रिय बोलते हैं, उत्कृष्ट भी बोलते हैं, उन गैसों की खोज किसने की थी? भाई ये सब जानते हैं अक्रिय गैस कौन सी है,
कितनी है? अक्रिय गैसों की संख्या दोस्तों 6 होती है। इतनी 6। इनको आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में रखा है, शून्य वर्ग जिसको कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये न तो इलेक्ट्रॉन लेती है न इलेक्ट्रॉन त्यागती है। बिल्कुल अक्रिय गैसें जो है, आपको पूछा उन गैसों की खोज किसने की? ब्रिस्टल ने की थी, रैमजे ने की थी, सीले ने की थी या कैवेंडिश ने की थी? फटाफट से उत्तर दीजिए। देखें अक्रिय गैसों की खोज करने वाला कौन था? दबा के उत्तर आना चाहिए, अब ध्यान नहीं भटकना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा क्लास स्टार्ट होने के बाद सिर्फ अपना एक ही काम है कि उस क्वेश्चन पर फोकस रखना है, कैसे तैयारी करनी है। मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, बिल्कुल मनोबल नहीं करना है हमें। सिर्फ आज की रात दोस्तों, अगर आज की रात जिसने बिल्कुल अंत तक इस चीज को देखा, लाइव में बड़ा मजा आता है, क्योंकि दोस्तों चाहत रहती है, अगले क्वेश्चन की चाहत रहती है कि आगे क्या आने वाला है। इसकी खोज दोस्तों किसने की थी? रैमजे ने की थी। सीले ने दोस्तों O2 की खोज की थी, ऑक्सीजन की। कैवेंडिश ने ध्यान रखना हाइड्रोजन की खोज की थी, ये ध्यान रखना है। प्रिस्टले जो है दोस्तों, इसने हंसाने वाली गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड, उसकी खोज की थी। सीले ने ऑक्सीजन, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, कि का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। दोस्तों एक पक्का आपके बता रहा हूं, 101% मैं कह रहा हूं, एक क्वेश्चन यौगिक के सूत्र का आएगा। यौगिक का कोई ना कोई फॉर्मूला आपसे पूछेगा। तो आज की इस मैराथन क्लास में मैंने उन यौगिकों के फॉर्मूले डाले हैं जिनके चांसेस सबसे ज्यादा हैं। बिल्कुल अच्छा जवाब दे रहे हैं बहुत बंदे। देखो किसी का मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे भावी फौजी जुड़े हुए हैं, तो मेरे लिए सभी भावी फौजी है। तो अगर मैं भावी फौजी कहता हूं तो उसमें सभी का नाम इंक्लूड है। बिल्कुल दोस्तों, हम बात उस दिन करेंगे जिस दिन आप पेपर दे के आओगे। बिल्कुल जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन हम दबा के आपका नाम भी लेंगे और आपको यहां पर ऑनलाइन आपको सम्मानित भी करेंगे कि बिल्कुल आपने अपना मुकाम हासिल कर लिया है। बिल्कुल सबसे पहले यही होना चाहिए, अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन। और अगर वो दोस्तों वो बंदा कभी भी नहीं रुकेगा जो ये काम करता है, अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा का जो पालन करता है, बड़े से बड़े चट्टान को भी हिलाने की वो हिम्मत रखता है। बिल्कुल वो हिम्मत रखता है और वो काम एक वही बंदा कर सकता है जिसके सीने में धड़कती आग हो, और वो आग सिर्फ फौजी के अंदर होती है जो फौज का सपना लेता है, जो सुबह उठकर भाग सकता है, रात को देर तक बैठ सकता है, वही फौजी होता है। बिल्कुल दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका सही जवाब जो बंदे ये वाला दे रहे हैं ये सही जवाब होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं ये कई बार ऐसे भी लिखा हुआ आता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, यही लिखा हुआ था कई बार। तो ये भी पीओपी है, यही पीओपी है, ध्यान रखना। एक बार दबा के सेशन को लाइक करें भाई, लाइक नहीं किया है लाइक तो करिए जिससे मेरा मनोबल और बढ़े। दोस्तों कहते हैं ना ग्लूकोज पीने से तुरंत ऊर्जा आती है, यहां पर दोस्तों आपके लाइक से मैं ग्लूकोज से भी ज्यादा एनर्जी ले सकता हूं। बिल्कुल आपका लाइक ग्लूकोज को भी फेल करता है। ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देने वाली शर्करा है, दिमाग में रखना है। लेकिन दोस्तों यहां इस क्लास में ग्लूकोज से भी ज्यादा अगर कोई एनर्जी देती है तो वो आपका एक लाइक देता है, क्योंकि मैं जानता हूं एक बंदे ने लाइक ठोका है, इसका मतलब वो बंदा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। उसका मैं विश्वास कभी भी गिरने नहीं दूंगा, उसके मनोबल को और ज्यादा मजबूत करने का काम मैं करूंगा। क्योंकि दोस्तों अब मैं आप लोगों के लिए एक राह बन के खड़ा हूं, मैं जो रास्ता दिखा रहा हूं, चलिए दोस्तों उन कांटों को भी हम हटाएंगे और उन बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी उखाड़ फेंक देंगे। तो बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक व गलनांक बताना है आपको। दोनों सवालों को एक साथ उठा लिया है मैंने। क्या कह रहा है, पानी में नमक मिलाएंगे तो दोस्तों उसका क्वथनांक और गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों घटेंगे, दोनों बढ़ेंगे। घटता है मतलब क्वथनांक घटेगा, गलनांक बढ़ेगा। दूसरा है क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक घटेगा। देखिए दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो हमारी लाइफ को बिल्कुल बदल देंगे। रुकना नहीं चाहिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, एक बार थरथराहट के साथ उत्तर आना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों दबा के उत्तर देना है सभी बंदों को, क्योंकि हमने पूरी स्टडी कर ली है। अब आपका उत्तर आना जरूरी भी है। पानी में नमक मिलाने पर आपने खुद देखा होगा, हम दोस्तों किसी चीज को गर्म करते हैं, उसमें अगर हम नमक डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वो जल्दी पकता है दोस्तों। तो क्वथनांक जो होगा वो बढ़ेगा और उसका गलनांक जो होगा वो क्या होगा? घटेगा। तो इसका चौथा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं जाना चाहिए दिमाग से बाहर। अगला सवाल देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण दोस्तों एक्शन के बदले जो रिएक्शन होता है, जैसे पैर में कांटा चुभते ही ध्यान रखना पैर को हम तुरंत ऊपर उठा लेते हैं,
या फिर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, वो भी तो एक प्रतिवर्ती क्रिया है। तो दोस्तों वहां पर तुरंत एकदम आकर्षित होना, पैर को एकदम से ऊपर उठाना, किसी के हम पीछे से हाथ लगाते तुरंत झपट के देखना, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। और उनका कंट्रोल किसके हाथ में है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मैरुरज्जु या मध्य मस्तिष्क? तंत्रिका तंत्र का ये क्वेश्चन उठ के आ रहा है। बिल्कुल मैंने दबा के ये भी कहा था कि 8 तंत्रों में से 2 तंत्रों के क्वेश्चन आने बहुत चांसेस ज्यादा हैं। तो दोस्तों उन क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूं। ये क्वेश्चन आपने अगर ढंग से अटेंड कर लिए तो मानिए जिंदगी संवर जाएगी। बिल्कुल दोस्तों जिंदगी संवर जाएगी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र कहां पे है दोस्तों? मैरुरज्जु, जिसको देखो कई बार ऐसे भी लिखा हुआ आता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या लिखा आता है? स्पाइनल कोड लिखा हुआ आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी किरणें सौर विकिरणों में शामिल नहीं है? कौन सी ऐसी इनमें से रे हैं जो सौर विकिरणों के अंदर शामिल नहीं है? सूक्ष्म तरंगे हैं, वो पराबैंगनी किरणें हैं, दृश्य किरणें हैं या फिर अवरक्त किरणें हैं? दीजिए, देखिए दबा के उत्तर आने दीजिए एक बार दबा के सेशन को। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, आपका जो लाइक है बिल्कुल मेरी एक हिम्मत को और भी तार तार कर रहा है। फटाफट से उत्तर दीजिए। सौर विकिरणों में कौन सी तरंगे शामिल नहीं है ये आपको बताना है। फटाफट बताओ, सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी, दृश्य या फिर अवरक्त किरणें? फटाफट से उत्तर दीजिए, इसका क्या रहने वाला है? दबा के उत्तर आना चाहिए सबका। सौर विकिरणों में शामिल कौन सी तरंगे नहीं है? अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन ये दिमाग की बत्ती को हिलाएगा, लेकिन दोस्तों हिलना नहीं है, अड़िग रहना है एकदम, क्योंकि हमारा मकसद भी एकदम अड़िग है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए। देखें, सौर विकिरणों में कौन सी ध्यान रखना शामिल नहीं है? तो दोस्तों बिल्कुल इसका जो जवाब सूक्ष्म तरंगे दे रहे हैं, माइक्रोवेव्स, वो शामिल नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन। ऊंचाई पर जाने पर सांस लेने में तकलीफ होती है, क्यों? जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती है, क्यों होती है? तो देखिए पहला ऑप्शन, फेफड़ों का दाब बढ़ जाता है, फेफड़ों का दाब घट जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है या वायु दाब घट जाता है। तो वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक से ये क्वेश्चन उठ के आ रहा है। बताइए फटाफट से इसका क्या जवाब रहने वाला है। जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो बिल्कुल हमें सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है? कई बार क्वेश्चन आता है, पहाड़ों पर या वायुयान में यात्रा करते वक्त हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं उनके नाक और मुंह से खून बाहर क्यों आता है? फाउंटेन पेन की स्याही बाहर क्यों आती है? दोस्तों ये सभी सवाल एक ही चट्टे बट्टे के बने हुए हैं, एक ही टाइप से निकाले गए हैं। बताइए फटाफट से इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घटता जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। पानी में रखे बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर पानी का जो तल होगा वो क्या होगा? पानी में रखे बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर पानी का तल क्या होगा ये बताना है। पानी का तल बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? बताइए। देखिए दबा के एक बार सेशन को लाइक करें जो बंदा नया जुड़ रहा है। बिल्कुल दोस्तों आज की शाम भावी फौजियों के नाम सभी का स्वागत है। एक बार दबा के सेशन को लाइक और शेयर कर दें ताकि हर एक बंदे के पास सवाल पूछे। मैं चाहता हूं कि भारत के कोने कोने में जो भावी फौजी हैं प्रत्येक बंदा आज की रात, आज की शाम और आज की इस रात, इस अंधेरी ठंड रात में मेरी आवाज को सुने, क्योंकि दोस्तों क्या पता ये आवाज दोस्तों उसको लाइफ टाइम याद रहे कि जिसने जिंदगी सवारी उसने बहुत ही अच्छा काम किया। दोस्तों बिल्कुल तन और मन के साथ क्लास को ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं 15 जनवरी को जितने बंदे देख रहे हैं सब फतेह करें। बिल्कुल। तो पानी में रखे बर्फ के टुकड़े पर पिघलने पर दोस्तों पानी का तल क्या रहेगा? तो कुछ लोगों के माइंड में आता है कि बर्फ का टुकड़ा डालेंगे तो पानी का तल ऊपर आता है। बिल्कुल आता है, लेकिन इसने क्या पूछा? टुकड़े के पिघलने पर बताना है। पिघलने पर दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी का तल वो का वो ही रहने वाला है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी विटामिन मनुष्य के यकृत में बनता है? ऐसी कौन सी विटामिन है जो हमारे लीवर में बनती है और संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं? एक ही प्रश्न में 2 सवाल पूछ लिए कि ऐसा कौन सा विटामिन जो हमारे लीवर में बढ़ता है और जिसको एंटी इंफेक्शन संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है? विटामिन के, सी, डी या फिर ए? बताइए फटाफट से कौन सा वो विटामिन है जो हमारे लीवर में भी बढ़ता है और जिसको एंटी इंफेक्शन विटामिन भी कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों इसका सही जवाब होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। डी की कमी से रिकेट्स, सी की कमी से स्कर्वी और के की कमी से दोस्तों आपको पता है रक्त का क्या नहीं बनता? थक्का। रक्त का थक्का नहीं बनता है और उसको हम हेमरेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हेमरेज। तो सभी विटामिन का क्वेश्चन पक्का आएगा, एक 100% क्वेश्चन आएगा इसका। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं।
ये लो आई गया सवाल। अभी सवाल मैंने बताया था, क्वेश्चन आ भी गया। रतौंधी व नेत्र का शुष्कपन किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी और नेत्र का शुष्कपन मतलब आंखों में जो आंसू है वो सूख जाते हैं, उसको नेत्र का शुष्कपन कहा जाता है। एक्चुअल में उसका नाम जीरोफथेलिमिया रोग होता है। वो किसकी कमी से होगा? बी, ए, सी या डी? तो ये तो क्लियर है भाई। अब तो रतौंधी नाम आती है, आप किसको उड़ाओगे? विटामिन ए को ही उड़ाने वाले हो। बिल्कुल। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। परमाणु भट्टी नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं। भाई न्यूक्लियर जो परमाणु भट्टी या अपन यूं कह सकते हैं कि जो नाभिकीय भट्टी कह सकते हो, परमाणु भट्टी को आप नाभिकीय भट्टी भी नाम दे सकते हो। और उसमें जो नियंत्रक छड़ें होती है जो कंट्रोल करती है इस रिएक्शन को, उसमें किसकी छड़ होती है? वो यूरेनियम 235, कैडमियम व बोरॉन की, जस्टर व जर्कोनियम की या ग्रेफाइट की? तो ये क्वेश्चन, अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला है? क्योंकि दोस्तों इसमें हर लोगों का सवाल का माइंड कहां जाएगा? एक तो यूरेनियम पे जाएगा या फिर ग्रेफाइट पे जाएगा। कारण है हमारे कंफ्यूज करने वाले दो ऑप्शन बीच में आएंगे, यूरेनियम और ग्रेफाइट। लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कि पूछा क्या है। नियंत्रक छड़ पूछा है आपसे, और नियंत्रक छड़ जो होगी वो होगी कैडमियम और बोरॉन वाली छड़। कौन सी होगी? कैडमियम और बोरॉन। क्योंकि हमने यही सुना है कि ताप को कम करने के लिए मंदक या मॉड्यूलेटर के रूप में या तो ग्रेफाइट याद रखते हैं या D2O भारी जल याद रखते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, छड़ पूछे तो कैडमियम और बोरॉन की छड़ भी होती है। हाँ, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में पूछता, ईंधन के रूप में किसका यूज करते हैं? तो यूरेनियम का यूज करते हैं। ठीक है। हाँ, मंदक के रूप में पूछता तो हम इसको ग्रेफाइट कह देते। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। चलिए आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। पुरानी चट्टान या पृथ्वी के आयु निर्धारण में उपयोगी है। ध्यान से सुनना, समस्थानिक जो हम पढ़ते हैं, आइसोटोप की मैं बात कर रहा हूं, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने वो एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ा जहां से क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में आता है। बिल्कुल पुरानी चट्टान या फिर पृथ्वी की आयु ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली गलती जो मेरा भाई पहली बार मतलब बिना थ्योरी के मैदान में जंप मार के आया है, तो भाई घबराओ मत, क्योंकि मैं आपकी उन सभी गलतियों को बताऊंगा जो आप एग्जाम में क्वेश्चन करने के दौरान करते हो। आप जब इस सवाल को पढ़ोगे, पुरानी चट्टान या पृथ्वी की आयु, तो मैं कह रहा हूं पहली गलती आप करोगे, आप इसको पकड़ के चलोगे। मैं आपको कह रहा हूं ये गलती दोबारा मत करना, कार्बन 14 वाली गलती मत करना। दोस्तों कार्बन 14 से जीवाश्म की आयु निकाली जाती है। इसकी जीवाश्म से, जीवाश्म की अगर आयु पता करनी हो तो कार्बन 14 होता है। लेकिन दोस्तों अगर किसी पृथ्वी, तारे, सूर्य या पुरानी चट्टान की जब बात करें, तब दोस्तों नाम किसका आएगा? तब यूरेनियम का नाम आएगा। किसका? यूरेनियम का आएगा। किसका आएगा? यूरेनियम का नाम आएगा। और यहां पर 238 है, इसको आप थोड़ा सा सही करना, यूरेनियम 235 कर लेना इसको, ठीक है ना। 238 की जगह 235 भी यूज ज्यादा किया जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगली बात करते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? कौन सा ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होती है, जीवाणुओं के कारण होती है? पहला ऑप्शन है खसरा, रेबीज, चिकनगुनिया, हैजा। दोस्तों खसरे को मिजल्स कहा जाता है। खसरे को क्या बोलते हैं? मिजल्स कहा जाता है। तो बताइए कौन सा जीवाणु जनित रोग है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो आप खुद देखोगे खसरा, रेबीज और चिकनगुनिया ये तीनों वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। मैंने आपको ट्रिक बता रखा है वायरस का, उनमें ध्यान रखना जो आ रहा है वायरस के अंदर वो तो इस सवाल का उत्तर नहीं होगा। ये आपसे पूछ रहा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। और दोस्तों बैक्टीरिया से कौन सी होती है? हैजा। और हैजा को दोस्तों कोलेरा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोलेरा। हैजे को क्या बोलते हैं? कोलेरा। ध्यान रखना, हैजा जो है इसका वाहक पूछ ले तो घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी इस रोग का वाहक होती है। विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया होता है, जल जनित रोग है। देख लिए एक सवाल में हम 4 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं खुद ब खुद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आंख का कौन सा भाग आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है? हमारी आंख के अंदर जो तीव्रता से प्रकाश आता है, अपनी आंख एकदम से पलक झपक जाती है, तो वो तीव्रता से आने वाले प्रकाश को कौन झेलता है, ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों आंख का कौन सा भाग जो आंख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है? रेटिना होगा, आइरिस होगा, कॉर्निया होगा या फिर लेंस होगा? तो आंख की जब बात आती है तो कई बंदों ने एक चीज दिमाग में फिट कर रखी है, कॉर्निया। अरे मेरे भाई कॉर्निया स्वच्छ मंडल, आंख का दान किया जाने वाला भाग कौन सा है? कॉर्निया। लेकिन दोस्तों प्रकाश की तीव्रता को कंट्रोल करने वाला कौन है? आइरस। कौन है? आइरस। इसको सक्रिय पेशी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन सी धातु काम में ली जाती है?
तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन सी धातु काम में ली जाती है? तो दोस्तों तेलों का हाइड्रोजनीकरण का मतलब है वनस्पति तेल से क्या बनाना, वनस्पति घी अगर बनाना है तो कौन सी